हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल एकेडमिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं और एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और जो आपकी एनसीईआरटी के बीच बीच के अंदर जो आपका थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के ऊपर आपका ये जो थ्योरी पोर्शन है इसके अंदर जो आपका ह्यूमन आई का जो विजन है उसके बारे में थोड़ी सी जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करी गई है। यहाँ से आप जो है एनसीईआरटी की थ्योरी को रीड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, ह्यूमन आई जो है इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन आई के बारे में आपको जितने भी चीज़ें हैं जो इन ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, सिलेरियम मसल्स हो गया, रेटिना हो गया, या फिर आप कह सकते हो प्यूपिल हो गया, आइरिस, कॉर्निया, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी पोर्शन के अंदर। और यहाँ आपका जो ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के। अगर हम देखें तो कई बार जो है ह्यूमन आई का डायग्राम जो है आपसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, इसलिए आपके जितने भी पार्ट्स हैं, एक तो आपकी उनकी जो फंक्शनिंग है वो आपको ज़रूर से याद रखनी है कि कौन सा पार्ट आई का क्या फंक्शन या क्या रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जितने भी ये आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर वो आपको ज़रूर से याद रखने हैं ह्यूमन आई के अंदर। क्योंकि कई जो जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गया या फिर जो आपका कौन सा फ्लूइड सीक्रेट होता है या फिर कौन सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से ऑप्टिक नर्व होती है, या फिर रेटिना का क्या काम होता है आई पर, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनके अंदर आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपसे एग्जामिनेशन में थ्योरी पोर्शन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है आपका नेक्स्ट पार्ट है आपका ये ह्यूमन आई के बारे में। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर सिंपली होता है कि जो हमारा जो आई लेंस होता है, ह्यूमन आई का जो आई लेंस होता है, उसकी जो एबिलिटी होती है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। उसके बारे में यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से आप जो है थ्योरी पोर्शन को रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पर ह्यूमन आई के विजन के बारे में भी आपको बताया गया है कि कितनी दूर तक ये ह्यूमन आई जो है वो चीज़ों को विजुअलाइज कर सकती है या फिर क्लियरली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख सकती है। ठीक है, और बाकी डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में यहाँ पर एक टॉपिक आता है। इसके अंदर जो ह्यूमन आई होती है उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट्स यहाँ पर जनरेट होते हैं। ठीक है, कुछ विजन के डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके मायोपिया हो गया, जिसे नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया हो गया या फिर प्रेसबायोपिया, ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं विजन के। ठीक है, जो कि किसकी वजह से आते हैं, ताकि जो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन है जब वो ह्यूमन आई के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन आई का जो लेंस होता है उसकी जो एबिलिटी है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, जब वो डिक्रीज हो जाती है तो उससे कुछ हमारे आई के अंदर डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या फिर प्रेसबायोपिया बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको जो है रीड आउट कर लेना है, इन डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। साथ ही साथ इनके ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं, ये जो रे डायग्राम्स हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो आपके जो लाइट पड़ती है हमारी ह्यूमन ह्यूमन आई के ऊपर, तो उसके बारे में जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को मायोपिया के बारे में पढ़ना है, तो पहले मैं थ्योरी को रीड आउट करूँगा। उसके बाद जो जो लाइट रेज़ यहाँ पर हमारे ह्यूमन आई लेंस पर पड़ती हैं और साथ ही साथ उसके बाद वो डाइवर्ज होती हैं या फिर वो कन्वर्ज होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो सारी चीज़ें हमें इस डायग्राम से समझते हुए चलना है। और साथ ही साथ हमें पता चल जाएगा कि ये डिफेक्टिव विजन जो है वो किस वजह से होता है। फिर इसके करेक्शन के बारे में यहाँ पर आपको रीड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मायोपिया के बारे में पता लगेगा, उसके बाद आपको इसका करेक्शन भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आपसे करेक्शन भी पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपका हाइपरमेट्रोपिया है, उसके रे डायग्राम आपको देख लेने हैं। प्रेसबायोपिया है, उसके बारे में आपको रीड आउट कर लेना है यहाँ पर एनसीईआरटी से। आगे चलते हैं यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी थ्योरी जो है आपको पता होनी चाहिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर।
ये जो दोनों क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको जब आप थ्योरी रीड आउट करोगे तो ये उनके अंदर ही कवर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर आपका पेज नंबर आ जाता है 165। ठीक है, पेज नंबर 165 में यहाँ पर आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है आपको रीड आउट करनी है, और साथ ही साथ ये जो ग्लास प्रिज्म का ये जो डायग्राम है, ये इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कैसे यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आती है, ठीक है, और वो साथ के साथ जो ग्लास प्रिज्म है उस पर टकराती है, वो कैसे डाइवर्ज होती है, या फिर वो सीधा निकल जाती है, या फिर वो बाद में उस ग्लास प्रिज्म से किस तरीके से बाहर डाइवर्ट होकर निकलती है, उसके बारे में। और साथ ही साथ ये जितने भी एंगल हैं प्रिज्म के वो आपको याद रखने हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, इसको आपको ज़रूर से याद रखना है। अभी तो आपका क्लास 10th है, यहाँ पर आपकी जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वही आपको याद रखनी है। ये ग्लास प्रिज्म का डायग्राम आपको एक बारी अपनी नोटबुक में ज़रूर से बना के देखना है, ताकि आप जो है चीज़ों को विजुअलाइज़ कर सको कि कौन कौन से एंगल्स हैं, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर इमरजेंस हो गया, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स में जाकर आप जो है इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डील करोगे, लेकिन अभी आपको क्लास 10th के अंदर सिर्फ इसकी थ्योरी याद रखनी है। और साथ ही साथ जो आपका ग्लास प्रिज्म का डायग्राम है ये ज़रूर से बना के देखना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी रे कहाँ पर डाइवर्ट हो रही है, या फिर कौन सी रे जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है और कहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नोटबुक के अंदर इस डायग्राम को ज़रूर बना लेना है। उसके बाद आते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये वाली एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि जब वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में निकलती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको यही डायग्राम बनाना पड़ता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये वाला डायग्राम, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन भी जो है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके केस के अंदर आपको पहले तो यहाँ से थ्योरी रीड आउट करनी है, उसके बाद जो है आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, या ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बहुत सारे जो भी टर्म्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे जो है वो लाइट वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है, उसके बाद जो है डिस्पर्जन होता है। ठीक है, और उसके बाद रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला डायग्राम को ज़रूर से बनाना है। ठीक है, और थ्योरी पोर्शन भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर नीचे जाते हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, इसके बारे में आपको थ्योरी पोर्शन दे रखा है, सारी आपको रीड आउट करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में, आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनसीईआरटी के अंदर से। तो ये वाला डायग्राम आपको यहाँ से बनाना है होराइजन से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये थ्योरी पोर्शन है, आपको यहाँ से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर आते हैं स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थ्योरी पढ़ लेनी है। टिंडल इफेक्ट जो है वो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन है। वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ये भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, यहाँ से आप जो है एनसीईआरटी से रीड आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं आपका एक क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आपका सेवन्थ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है इसमें अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो इम्पोर्टेंट इसलिए लिस्ट कराए जाते हैं आपको, क्योंकि जितनी भी एनसीईआरटी की आपकी थ्योरी है वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाती है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे जो आपका पेपर है, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया आपका, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। लेकिन
जो मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट है आपका एनसीईआरटी का, वो सारा इन क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। और इसी के बेस पे आपको जो है, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और हमारे चैनल डील एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपका हैंड रिटन नोट्स हैं और जो भी आपका एग्जामिनेशन मटेरियल है, वो इस चैनल पर आपको अवेलेबल होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।